वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन मोल्टेन मेटल के बारे में है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अभी हाल ही में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया। इसका कोड नेम था मोल्टेन मेटल। किस बारे में था ये ऑपरेशन? कई बार देखिए इलिसिट या फिर इलीगल ट्रेडिंग होती है, आप इसे स्मगलिंग कह सकते हैं। क्योंकि इंडिया में गोल्ड की खपत बहुत ज़्यादा होती है और उतना गोल्ड इंडिया में होता नहीं है, इसीलिए हम कई सारे अन्य देशों से गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। गोल्ड को इंपोर्ट करने के दौरान जो भी इंपोर्टर्स होते हैं उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए। इन दैट केस जो अथॉरिटीज हैं उन्हें नैब करना पड़ता है, धरपकड़ करनी पड़ती है। इसी उद्देश्य से अभी हाल ही में एयर कार्गो रूट से हांगकांग से लाए जाने वाले स्मगल्ड गोल्ड को नैब किया गया, उसे पकड़ा गया और ये काम किया गया ऑपरेशन मोल्टेन मेटल के तहत। 85 केजी गोल्ड को, जिसकी कीमत 42 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, 4 नेशनल्स को इनके साथ अभी कैप्चर किया गया, पकड़ लिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। 1957 में इसे बनाया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत काम करती है। मिनिस्ट्री की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आएगी। रिपीट करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आएगी। मैंडेट क्या है? एकदम क्लियर है, वही जो अभी इन्होंने किया, स्मगलिंग को रोकना। कोई भी ऐसा सामान जो इंडिया में अलाउड नहीं है, वर्जित है, उसकी ट्रैफिकिंग या फिर इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना, रोकना। कई बार वाइल्ड लाइफ या इन्वायरमेंटली सेंसिटिव आइटम्स का भी ट्रेड किया जाता है, उसे भी रोकना है। कमर्शियल फ्रॉड को भी रोकने की कोशिश करनी है। जो डीआरआई है ये एक लीडिंग एजेंसी है जो एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पे भी काम करती है। ये सारी बातें आपने समझी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्फिनिटी फोरम के बारे में है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं इन्फिनिटी फोरम। ये 2 दिन का एक लीडरशिप फोरम है जिसे 3 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। इस फोरम के साथ एक डेडिकेटेड वेबसाइट होगी, एक प्रॉपर एजेंडा होगा जब इस पूरे फोरम को लॉन्च किया जाएगा। अब फोरम है तो इसका क्या मतलब है? फोरम है मतलब कुछ लोग आपस में मिलेंगे, बातचीत होगी, डिबेट डिस्कशंस होंगे, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे। लेकिन ये सब कुछ किस बारे में किया जाएगा? That will be all about फिनटेक। फिनटेक का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि फाइनेंशियल फील्ड में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इससे क्या मतलब है? देखिए, जो फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती रही हैं उनका जो परंपरागत तरीका है उसे बदलकर हम टेक्नोलॉजी को उसमें इम्बाइब करें, जिससे एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करने में तेजी आए और दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज की क्वालिटी बढ़े। इसी उद्देश्य से फिनटेक, ये पूरा सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो पूरा इनिशिएटिव है या पूरा इवेंट है ये IFSCA का है। IFSCA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इन्होंने ही इस पूरे इवेंट को लीड किया। फोकस रहेगा कि हम कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा दें फिनटेक इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्रेसिव आइडियाज लेकर आएंगे। कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, इन पर हम उन्हें डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस को डेवलप करेंगे। इसे होस्ट किया गया इंडिया की ओर से IFSCA के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा गिफ्ट सिटी गुजरात का और ब्लूमबर्ग जो कि एंटिटी है USA की। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और यूके की भी पार्टनरशिप रही। यह फोरम सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आएगा जहां पर हम फिनटेक इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और उनके लिमिटलेस फ्यूचर को एक्सप्लोर करके म्यूचुअल कोऑपरेशन को इनहेंस करने की बात की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जाफना कल्चरल सेंटर के बारे में है। सबसे पहले तो आप जाफना की लोकेशन देखिए, फिर बाकी की बातें करेंगे। यह है श्रीलंका का मैप। श्रीलंका के मैप में एकदम नदन टिप पर आपको मिलेगा जाफना। ये जाफना है। इसके साउथ में, जाफना के साउथ में आपको मिलता है नदन प्रोविंस। तो श्रीलंका का एकदम नदन पॉइंट है, मतलब इंडिया के काफी क्लोज है ये जाफना का रीजन। अब देखिए, जाफना कल्चरल सेंटर को
श्रीलंका का जो नदन प्रोविंस है वहां पर बनवाया गया इंडिया के द्वारा। इसके लिए इंडिया ने 11 मिलियन का ग्रांट दिया और ये 2020 के शुरुआती दौर में कंप्लीट भी हो गया। इसे बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका इनॉग्रेशन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर इस पूरी बिल्डिंग को रन कौन करेगा। ये काइंड ऑफ कल्चरल सेंटर है जिसके जरिए हम कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। अब भला इसमें क्या दिक्कत आ रही है? यहां विवाद इंडिया का या श्रीलंका का नहीं है। इंडिया ने तो साफ कह दिया था कि एक बार ये बन जाए फिर हम इसे श्रीलंका को सौंप देंगे। ये बात हुआ था कि उसके बाद श्रीलंका इसे अपनी ओर से रन नहीं करेगा, बल्कि जो जाफना की म्युनिसिपल बॉडी है उसे सौंप देगा। अभी क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि क्या जाफना की म्युनिसिपल बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो इस पूरे सेंटर को रन कर सके अपने फाइनेंसेस पे, बिकॉज उसके बाद जो भी मैनेजमेंट या फिर इंप्रूवमेंट की कॉस्ट आएगी वो उनकी होगी। इसी वजह से अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है कि इसे रन कौन करेगा, श्रीलंका की सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या जाफना की म्युनिसिपल बॉडी करेगी। और इसी के चलते अभी तक इसका इनॉग्रेशन नहीं हो पाया है। इसी वजह से ये कल्चरल सेंटर न्यूज में आया। ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है जिसके जरिए जाफना के रीजन में रहने वाले जो भी अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो कैसे कोऑपरेट और को एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको यहाँ एग्जिबिट किया जाएगा। इसमें एक थिएटर स्टाइल में ऑडिटोरियम मिलता है, 600 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, एक लाइब्रेरी, रिसर्च फैसिलिटी, एग्जीबिशन और गैलरी स्पेस भी म्यूजियम के साथ वहां पर हमें दिखता है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन विंग भी रहेगी जिसका काम होगा क्लासेस कंडक्ट करवाना, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांस, फर्दर म्यूजिक, उसके बाद डांस लैंग्वेज और एक लैंग्वेज लैब भी इसमें इंक्लूड होगा। पर्पज यही रहेगा कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों का नदन प्रोविंस में, जाफना में, उसे रिकनेक्ट किया जाए। जो एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज है जाफना की उसे रिजुविनेट और नर्चर किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन संकल्प के बारे में है। इंडियन नेवी ने अपना शिप त्रिखंड करेंटली डिप्लॉय कर दिया है पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में अपने ऑपरेशन संकल्प के तहत। लोकेशन देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान बिल्कुल लगता है अरेबियन सी से। गल्फ ऑफ ओमान के साउथ में आपको मिलता है ओमान, नॉर्थ में मिलता है ईरान और पाकिस्तान और इसके वेस्ट में आपको मिलता है यूएई। तो लोकेशन आपने देख ली और यहां पे पर्शियन गल्फ आपको दिख ही रहा है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को अलग करता है। तो लोकेशन आपने मैप में देख ली है। अब बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के बारे में। ये कोई हाल फिलहाल का इनिशिएटिव नहीं है, इसे जून 2019 में लॉन्च किया गया था। अभी तो इसके तहत एक शिप एड ऑन कर दिया गया है। जब इसे लॉन्च किया गया था तो 2 इंडियन शिप्स को वहां पे डिप्लॉय किया गया था। उद्देश्य क्या था उस समय देखिए 2 ऑयल टैंकर शिप्स गल्फ ऑफ ओमान में एक्सप्लोड कर गए थे। उस समय ईरान और यूएसए की टेंशन चल रही थी। जब भी यूएसए और ईरान के बीच में टेंशन चलती है तो ऐसे एक्सीडेंट्स अक्सर देखने को मिलते हैं। बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं और कारण समझ में नहीं आता। इस पूरे रीजन में जो भी ऑयल का ट्रेड हो रहा है वो सेफ हो, सिक्योर्ड हो, कम से कम इंडियन वेसल्स की जिम्मेदारी तो इंडिया की रहेगी। इसी उद्देश्य से ये ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। अब यहां मामला केवल सेफ्टी और सिक्योरिटी का नहीं है कि हम फ्रंटलाइन शिप तैयार करके ट्रेड के मूवमेंट को सिक्योर करें, ये तो एक उद्देश्य है। इसके अलावा एक कारण और है कि अगर ट्रेड इनसिक्योर होगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी ऑयल के टैंकर्स इंडिया में ऑयल की सप्लाई करते हैं वो एक्चुअली में प्राइवेट कंपनीज के द्वारा रन किए जाते हैं और ये प्राइवेट कंपनीज जब इन्हें रन करवाती हैं इन ऑयल टैंकर्स को तो इनका इंश्योरेंस भी किया जाता है। और आपको पता है कि इंश्योरेंस रिस्क के बेसिस पे होता है। अगर ऐसे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं तो रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क बढ़ जाएगा तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा और अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा तो इंडिया में आने वाले ऑयल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फर्दर हमें उस बाकी का जो नुकसान होना है वो तो हो ही रहा है, जो ऑयल की सप्लाई डिले हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कुछ भी ना हो, ट्रेड अगर सिक्योर बना रहेगा तो हम नॉर्मल प्रीमियम जो इंश्योरेंस का है उसे पे करके ऑयल का इंपोर्ट कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था। गल्फ ऑफ ओमान की डिटेल यहाँ पर है। ये अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जोड़ता है, ईरान पाकिस्तान नॉर्थ में, ओमान साउथ में और यूएई वेस्ट में है। ये हम देख चुके हैं मैप में। अरेबियन सी और इंडियन ओशियन पर्शियन गल्फ के साथ मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन्स हैं, इसीलिए सभी जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं उनके काफी ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे रीजन में।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में है। उड़ीसा की सरकार जल्दी फाउंडेशन स्टोन रख देगी पुरी हेरिटेज कॉरिडोर की। 800 करोड़ का फंड है। वैसे इस प्लान को 2016 में ही तैयार किया गया था। प्लान पूरा ये है कि पुरी को हम एक होली टाउन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दें और इसे जगह मिल जाए इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज के रूप में। इसके तहत 22 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हमें फेज्ड मैनर में रन करना है। फंड जो हैं उन्हें अभी अलोकेट कर दिया गया है अबाधा स्कीम के तहत। अबाधा स्कीम का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर एट पुरी। ये ए है लास्ट का। प्रोजेक्ट के तहत पुरी लेक और मूसा रिवर को भी रिवाइव करना है। पुरी जगन्नाथ टेम्पल की बात करते हैं। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 12th सेंचुरी में राजा अनंतवर्मन छोदगंग देव के द्वारा। ये एक राजा थे ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के। जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ की उपस्थिति की वजह से यहां पर यम का प्रभाव खत्म हो जाता है। आर्किटेक्चर के तौर पे इसे व्हाइट पगोडा कहा जाता है और ये 4 धाम का हिस्सा भी है जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम आते हैं पुरी के अलावा। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको 4 गेट मिलते हैं। ईस्टर्न दरवाजे को सिंह द्वार, सदन को अश्व द्वार, वेस्टर्न को व्याघ्र द्वार और नदन को हस्त द्वार कहा जाता है। फ्रंट एंट्रेंस पर एक अरुण स्तंभ या संतलभ भी मिल जाएगा। यहां पर रथ यात्रा या फिर बहुधा यात्रा काफी ज्यादा फेमस है। कुछ और इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट जो उड़ीसा में आपको मिलेंगे, 2000 कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तारातारिणी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल किसी भी लॉ को रिपील करने के प्रोसेस के बारे में है। अभी तक आपको यह खबर तो मिल ही गई होगी कि 3 फार्म लॉज जिनको लेकर काफी लंबे समय से कंट्रोवर्सी बनी हुई थी और प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, उसे फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपील करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये तो अनाउंसमेंट हो गया। उन्होंने ये कहा कि इसे रिपील करने की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसे पार्लियामेंट के अपकमिंग विंटर सेशन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब ये औपचारिक प्रक्रिया क्या है? किसी भी लॉ को रिपील करने का मतलब ये है कि हम उसे नलिफाई कर देते हैं। ऐसा अक्सर ऐसे कानूनों के साथ किया जाता है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं। देखिए, कई सारे लॉज में हम सनसेट क्लॉज ऐड कर देते हैं। सनसेट क्लॉज का मतलब ये है कि ये लॉ 2 साल के लिए है। 2 साल के बाद ये लॉ ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाता है। लेकिन अगर किसी कानून में सनसेट क्लॉज नहीं है तो उसे अलग से रिपील करना पड़ता है। जैसे कि ये 3 फार्म लॉज इस प्रकार से नहीं बनाए गए कि इन्हें रिपील किया जाए, तो इसमें ऑब्वियसली कोई सनसेट लॉ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो इसे रिपील करेंगे। आर्टिकल 245 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कानून बना सकते हैं। फर्दर ये अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी होता है। एक बार कानून बन गया तो अगर उसे रिपील करना है तो पूरा का पूरा कानून, उसका कोई हिस्सा रिपील किया जा सकता है। रिपील करने के 2 तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल वही जो कानून बनाने के होते हैं, जैसे कि बाई ऑर्डिनेंस या फिर बाई लेजिस्लेशन। या तो आप ऑर्डिनेंस पास करके रिपील कर दीजिए या कोई कानून पास कर दीजिए रिपील करने के लिए। ऑर्डिनेंस के जरिए अगर रिपील किया गया और वो ऑर्डिनेंस विद इन 6 मंथ अप्रूव नहीं हुआ तो कानून फिर से इफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव या अल्टरनेटिव होता है कि हम एक अलग से कानून लेकर आएं और पुराने कानून को रिपील कर दें। इसलिए रिपीलिंग या फिर अमेंडमेंट बिल्स आते हैं। उन्हें पास करने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एक कानून को लाने की प्रक्रिया होती है। दोनों हाउस पार्लियामेंट के उसे पास करेंगे और फिर प्रेसिडेंट उसे अपनी एसेंट देंगे। एक बार ये रिपीलिंग बिल जब पास हो जाता है तो ये एक रिपीलिंग एक्ट बन जाता है जो पुराने कानून को खत्म कर देता है। तो ये किसी कानून को समाप्त करने की प्रक्रिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के बारे में है। नाम पर जाइए। कैपिटल का मतलब होता है कुछ लॉन्ग टर्म इंफ्रा क्रिएट करना, कुछ ऐसा जो लंबे समय तक चले। अब ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई ने इस स्कीम को लॉन्च किया, SLC-CSS। उद्देश्य यह है कि जो सर्विस सेक्टर है, वहां पर जो एंटरप्राइज वर्क कर रहे हैं, उनके पास जो प्लांट और मशीनरी है वो पुरानी होती जा रही है। वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी रहती है, तो सरकार अपनी ओर से सब्सिडी दे देगी। 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी खर्चा आएगा वो 25% सरकार के द्वारा बेयर कर लिया जाएगा अगर कोई प्लांट मशीनरी खरीदा जा रहा है। फर्दर इसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर्विस सेक्टर का कोई भी एंटरप्राइज इस स्कीम को ले सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। रिवीजन कर लेते हैं। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है बच्चों को रिहेबिलिटेट या रेस्क्यू करने के लिए। गलत है।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत सीबीआईसी का इनिशिएटिव है और इलिसिट ट्रेडिंग को रोकने के लिए है। दूसरा ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी का एफर्ट है शिप के मूवमेंट को सिक्योर करने के लिए, दैट्स ट्रू। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं, ये गलत है बिकॉज ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, सीबीआईसी के तहत, मिनिस्ट्री डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये तो हमने शुरू में देखा भी था, तो ये वाला भी गलत हो गया। पुरी जगन्नाथ टेम्पल, इसे किंग जजाति केशरी के द्वारा 10th सेंचुरी में बनवाया गया था, ये भी गलत है। इसे बनवाया गया था किंग अनंतवर्मन छोदगंग देव जी के द्वारा 12th सेंचुरी एडी में। यहां पर जो आखिरी स्टेटमेंट है ये सही है। जो स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है प्लांट और मशीनरी के प्रोक्योरमेंट के लिए। सेशन की पीडीएफ आपको ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप ओनली एज नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा, 1,25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।